जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से लेके आ चुके हैं एक मास्टर वीडियो जो कि रामबाण साबित होने वाला है, जो आगे परीक्षा है 27 जुलाई 2025 को बिहार पुलिस के लिए। चलिए बिना समय गवाते हुए हम लोग चलते पूरा टॉपिक की ओर, फटाफट रिवीजन करते हैं। थोड़ा आप भी कोऑपरेट कीजिएगा, अपने रेजुलेशन पावर जो स्क्रीन का है उसको बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको क्लियर दिखे। तो छोटा छोटा लिखा हुआ है तो टॉपिक बहुत बड़ा था, एक बार रिवीजन करवाना था, ये छोटे छोटे लिखे गए हैं। तो कृपया धैर्यपूर्वक इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। चलते हैं। पहला टॉपिक है नदी और सहायक नदी का है। नदी और सहायक नदी। तो नदी है सिंधु, जिसकी लंबाई कितनी है 2880 किलोमीटर। कितनी है 2880 किलोमीटर। इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इसके अलावा द्रास, श्योक, काबुल, कुर्रम। द्रास, श्योक, काबुल, कुर्रम। गंगा, गंगा की लेंथ कितनी है 25-25। 16 तारीख और 20 तारीख और 27 तारीख को एग्जाम हुआ था, उसमें गंगा और यमुना वाली नदियों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान से, बाईं ओर से गंगा की मिलने वाली नदियां गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा भी है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। पूछेगा सबसे अंत में पूर्वी छोर पर कौन सी नदी मिलती है बाएं छोर से गंगा, तो महानंदा। ठीक है। बोलेगा बिहार का शोक नदी कोसी। कोसी नदी गंगा से कहाँ मिलती है, कटिहार की जमीन कुर्सेला के पास। कहाँ, कुर्सेला के पास। गंगा के बारे में पूरा याद रखना पड़ेगा। दाएं, दाएं ओर से मिलने वाले नदी यमुना, सोन, पुनपुन, अजय, दामोदर। यमुना, सोन, अजय, पुनपुन, दामोदर। आगे चलते हैं। गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बोला जाए तो गोदावरी है। दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण की गंगा नहीं, दक्षिणी गंगा आएगा तो गोदावरी। ठीक है। दक्षिण की गंगा आएगा तो कावेरी। चलिए गोदावरी की सहायक नदियां पढ़ते। पेन गंगा, पेन गंगा, पेन गंगा, पेन गंगा, वर्धा। पेन गंगा, पेन गंगा, वर्धा। पूर्णावती, पूर्णावती, प्राणहिता, पूर्णा, इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, इंद्रावती, प्राणहिता। चलिए यमुना, यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंध, केन, बेतवा, टोन। चंबल, सिंध, केन, बेतवा, टोन। उसके अलावा बनास और काली नदियां भी इसकी सहायक नदी है। चलिए अगला देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी साउथ इंडिया की नदी है। पूछेगा कृष्णा निकलता कहाँ से, महाबलेश्वर से नहीं, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर। उसी प्रकार गोदावरी पूछ रहा था, महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से क्या निकलता है, गोदावरी नदी। चलिए कृष्णा के बारे में घाट प्रवाह, माल प्रवाह। घाट प्रवाह, माल प्रवाह, भीमा, मूसी, कोयना। घाट प्रवाह, माल प्रवाह, भीमा, मूसी, कोयना। दूध गंगा और खीर गंगा, ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये है कृष्णा की सहायक नदियां। चलिए कावेरी की सहायक नदियां पढ़ते हैं। कावनी, कावनी, भवानी, लोकपानी। कावनी, भवानी, लोक, इसका जो सहायक नदी है सभी महिलाएं का नाम है। कावनी, भवानी, लोकपानी। हेमवती, हेमवती, अर्कावती। हेमवती, अर्कावती, अमरावती, सिमसा। हेमवती, अर्कावती, अमरावती, सिमसा। किसकी सहायक नदियां हैं, तो कावेरी की। नर्मदा की सहायक नदियां। नर्मदा की सहायक नदियां तवा, कोल, दूध, शक्कर। तवा, कोल, दूध, शक्कर। नर्मदा, नर्मदा नदी जो है, नर्मदा और तापी क्या भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां जो एस्चुरी का निर्माण करती है, जो अरब सागर अपना जल को गिराती है। बाकी जो सारी नदियां हैं किस ओर अपना जल गिराती है, पूरब की ओर, जो डेल्टा का निर्माण करती है। पूरब की ओर क्या है, तो बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगला ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी तो मानस, संकोच, तीस्ता। मानस, संकोच, तीस्ता। सुवनश्री, धनश्री बढ़ाकर पगला दिया। सुवनश्री, धनश्री बढ़ाकर पगला दिया। चलिए इन नदियों का हम सहायक नदियां पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फसल। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ था, 23 जुलाई का क्वेश्चन आया था, कौन इनमें से नकदी फसल है, जायद फसल है। तो चलिए हम पूरे फसल को याद कर लेते हैं। रबी फसल जिसकी बुआई कब होती है, अक्टूबर नवंबर में। कटाई कब होती है, तो फरवरी मार्च के दौरान। इसमें कौन कौन फसल आते हैं, गेहूं, चना, मटर, सरसों। गेहूं, चना, मटर, सरसों, राई, अलसी। गेहूं, चना, मटर, सरसों, राई, अलसी, मूंगफली। तो चलिए अगला है खरीफ फसल। खरीफ फसल की बुआई कब होती है, तो खरीफ फसल की बुआई गर्मी के टाइम जून जुलाई, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में से क्या कर लिया जाता है, तो काट लिया जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी फसल आते हैं, धान, कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा। धान, कपास, ज्वार, मक्का, बाजरा। इसके अलावा भी आते हैं उड़द,
चलिए अगला पढ़ते हैं जायद। जायद की फसल, इन दोनों के बीच में जो समय मिलता है उसमें जो फसल उगाया जाता है उसको बोलते हैं जायद फसल। जैसे मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च में करता है, इसकी बुआई होती है मार्च अप्रैल में, कट कब जाता है जून जुलाई में। ये बीच में देखिएगा तरबूजा मिलता है, खरबूजा मिलता है, कीड़ा मिलता है, ककड़ी मिलता है, यानी पानी वाले सामान सारे क्या है जायद फसलें। नकदी फसल वैसी फसल है जिसकी उद्देश्य होता है पैसा कमाना, जो खेत से ही क्या होता है डायरेक्ट पैसा कमाने के उद्देश्य से बेचा जाता है। नकदी तक कैश क्रॉप भी बोलते हैं। इसके अंदर गन्ना, कपास, तंबाकू, गन्ना, कपास, तंबाकू, चाय और कॉफी आता है। गन्ना, कपास, तंबाकू, चाय और कॉफी आता है। चलिए अगला टॉपिक है बांध और परियोजना। यहाँ से क्वेश्चन छपा है, फिर छपेगा। चलिए पहला है सिंधु नदी। सिंधु नदी में कौन सा बांध बना हुआ? निम्बू बाजुगो। निम्बू बाजुगो परियोजना बना हुआ है, जो कहाँ स्थित है? लेह में। कहाँ है? लेह में। अगला है झेलम। झेलम पर तुलबुल उड़ी झेल न सकी, तुलबुल उड़ी झेल न सकी। याद रखिए किशन की तुलबुल उड़ी लेकिन उसे झेल न सकी। झेल से झेलम, तुलबुल, तुलबुल परियोजना, उड़ी, उड़ी परियोजना, किशन से किशन गंगा परियोजना। चलिए अगला चेनाब। चेनाब, चैन कैसे आएगा? साली बगल में बैठल है, लाल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? चेनाब नदी पर। बगल में साली है बगलिहार। चलिए रैटलडैम, दुलस्टी, पकल धूम। रैटलडैम, पकल धूम और दुलस्टी परियोजना भी किस पे है? तो चेनाब पर है। अगला पोंग बांध परियोजना किस पे है? तो ब्यास नदी पे। पोंग बांध परियोजना किस पे है? तो ब्यास नदी पे है। भाखड़ा, नांगल, नाथपा, जाखरी परियोजना किस पे है? सतलज नदी पर। भाखड़ा, नांगल, नाथपा, जाखरी परियोजना किस पे है? तो सतलज नदी पर है। अगला है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पर कौन कौन सी परियोजना स्थित है? जायकवाड़ी, पैथन, पोलवरम, पोचंपा, श्री राम सागर। जायकवाड़ी पैथन का है तो महाराष्ट्र में, पोलवरम का है तो आंध्र प्रदेश। यही तीनों में से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। चलिए अगला पढ़ते हैं चंबल। चंबल पे कौन कौन सी परियोजनाएं, बांध या परियोजनाएं बनाया गया है? तो पहला है गांधी सागर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश में। गांधी सागर, जवाहर सागर परियोजना, महाराणा प्रताप परियोजना, कोटा बैरेज परियोजना। महाराणा प्रताप, कोटा बैरेज, जवाहर सागर कहाँ है? तो राजस्थान में है। चलिए अगला सॉरी बराकर नदी पर स्थित परियोजना तिलैया मैथुन, तिलैया मैथुन बेला पहाड़ी। तिलैया मैथुन बेला पहाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर स्थित है। बेतवा नदी, बेतवा नदी में कौन सा परियोजना है? माता टीला। कौन है बाबू? माता टीला, माता टीला। उसके बाद राजघाट और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहाँ है? तो बेतवा नदी पर है। कल्पोंग परियोजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अंडमान निकोबार में एकमात्र परियोजना कल्पोंग परियोजना है। इडुक्की परियोजना, इडुक्की कहाँ? इडुक्की रिवर है कहाँ? केरला में। केरला में पेरियार परियोजना इस रिवर है। चलिए महानदी, महानदी पर कौन सा परियोजना? हीराकुंड परियोजना। कौन से राज्य में? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला है भागीरथी और भिलंगना नदी पर जो स्थित परियोजना टिहरी। टिहरी बांध परियोजना किस पर है? भागीरथी और भिलंगना नदी पर। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला टॉपिक है क्रांति और उत्पादन। 23 जुलाई को जो पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन पूछेगा ऑपरेशन फ्लड लिखा हुआ है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध से। किससे? दूध से। नेक्स्ट शीट में आ सकता है क्वेश्चन, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। श्वेत क्रांति दूध से। नीली क्रांति मत्स्य, नीली क्रांति मत्स्य या मछली पालन से। लाल क्रांति, लाल लाल क्या होता है? मांस। लाल लाल क्या होता है? मांस। लाल लाल क्या होता है? टमाटर। टमाटर और मांस से क्या है? लाल क्रांति। बूढ़ी, उर्वरक बूढ़ा बूढ़ा होता है, उर्वरक बूढ़ा बूढ़ा होता है तो उर्वरक से क्या है? बूढ़ी क्रांति। पीली क्रांति सरसों, खाए होंगे लिट्टी और सरसों का चटनी। सरसों कैसा दिखता है? पीला। याद रखिए पीला है। पीला क्रांति किससे? सरसों या तिलहन से। सरसों या तिलहन से। काली क्रांति, काली देखिए होंगे पेट्रोलियम। अलकतरा कैसा होता है? काला होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। काली क्रांति पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम डीजल लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं। गुलाबी, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा, गुलाबी क्रांति झींगा या प्याज उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। गोल क्रांति आलू गोल गोल होता है ना, तो गोल क्रांति आलू से। सुनहरी क्रांति, सुनहरी फल कितना सुनहरा होता है? महंगा भी होता है तो फल, फल से क्या संबंधित है? सुनहरी क्रांति संबंधित है। इन धनुष का समय इन सब क्रांतियों पर क्या करना? निगरानी रखना। इन सब क्रांतियों पर निगरानी रखना। साथ ही साथ अमृत क्रांति का संबंध किससे आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? चलिए अगला टॉपिक को पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है राशि और एसआई मात्रा। यहाँ से भी क्वेश्चन प्रत्येक सेट में आ रहा है तो देखिए। लंबाई का मीटर,
लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड, समय का सेकेंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम, तापमान का केल्विन, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा मोल। अगला आवेश का कूलम, आवेश का कूलम, आवेश का कूलम, धारिता का क्या होता है फैराडे, एक फैराडे में कितना कूलम होता है 96,500 कूलम होता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। प्रतिरोध का सही मतलब क्या होता है ओम, प्रतिरोध का सही मतलब क्या होता है ओम। ये चालक पदार्थ में प्रतिरोध, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध का निर्माण होता है कब, जब चालक गर्म होता है तब। चलिए अगला, चाल और वेग का सही मतलब क्या था मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अब चाल और वेग क्या है अदिश राशि है, चाल क्या है अदिश राशि है, चाल क्या है अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। चलिए अगला, बल और भार का सही मतलब क्या होता है न्यूटन, बल और भार का सही मतलब क्या होता है न्यूटन। दाब का सही मतलब क्या है पास्कल, दाब का सही मतलब पास्कल, पास्कल होगा पास्कल। दाब का सही मतलब क्या होता है पास्कल। अगला चलिए, विद्युत विभव और विभवांतर का सही मतलब क्या होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट होता है। प्रतिरोधकता के सही मतलब क्या होता है ओम मीटर, प्रतिरोधकता के सही मतलब ओम मीटर होता है। अगला चलिए, अगला है कार्य और ऊर्जा का सही मतलब क्या होता है जूल, कार्य और ऊर्जा का सही मतलब क्या होता है जूल होता है। नेक्स्ट है शक्ति, शक्ति का सही मतलब क्या होता है वाट, शक्ति का सही मतलब वाट होता है। प्रेरकत्व और चुंबकीय प्लग दोनों का सही मतलब हेनरी होता है, क्या होता है हेनरी होता है। आगे पढ़िए, ध्वनि तीव्रता का सही मतलब क्या होता है डेसिबल, ध्वनि तीव्रता का डेसिबल। श्रेणता गुणांक पॉजिटिव, श्रेणता गुणांक। अब आपको ये बताना सबसे ज्यादा श्रेणता किस में होता है, ठोस में, द्रव में, गैस में, किस में आपको बताना। चलिए, प्रतिबल और यंग प्रतिष्ठा गुणों का सही मतलब क्या होता है ये दाब के बराबर होता है। दाब क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो इसका भी होता है बल बटे क्षेत्रफल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए अगला टॉपिक हमारा है घर्षण बल। छोटा छोटा टॉपिक है, नंबर दिलाएगा। आप एक बार वीडियो तो देखिए तो सही, नंबर आएगा ही आएगा। नहीं विश्वास है, पिछले क्वेश्चन का हम डिस्कस भी कराया है, हमारा वीडियो भी पढ़ा है, आप टैली कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बने रहिए। घर्षण बल, घर्षण बल एक प्रकार का विरोध उत्पन्न करने वाला, आप जिस दिशा में जाइएगा ना उससे उल्टा दिशा में ये बल लगता है। घर्षण, आप चल पाते क्यों, रोड आपको पीछे, हम आगे बढ़ते हैं रोड हमें धक्का देता है पीछे की ओर, घर्षण बल की वजह से। विरोधी बल ये मैक्सिमम कब होता है एस्थेटिक, मैक्सिमम कब होता है एस्थेटिक घर्षण बल। जब घर्षण बल पूरा डिफाइन करके पढ़िएगा ना उसमें पढ़िएगा एस्थेटिक घर्षण में जो होता है ज्यादा घर्षण होता है। और सबसे कम घर्षण कैसे होगा लोटनी, देखिए इसको लौटा देंगे ऐसे करके घर के जी बेलन है, बेलन घर्षण, ये लोटनी घर्षण क्या था बहुत कम घर्षण होता है। चलिए अगला गति। अब गति संबंधित हम लोग जानते हैं न्यूटन सर ने गति संबंधित 3 नियम भी दिया और 3 समीकरण भी देते हैं। तीनों पढ़ लेते हैं क्या क्या काम है उसका। गति के 3 नियम। फर्स्ट नियम में क्या होता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम मतलब वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है, वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है, जो बल के परिभाषा को भी डिफाइन करता है। इसलिए गति के प्रथम नियम से क्या क्या होता है इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। सबसे पहले इस नियम को किसने प्रतिपादन किया तो गैलीलियो, इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। और इससे क्या मिलता है बल का परिभाषा, इसलिए इसे बल का परिभाषा भी क्या होता है। दूसरा नियम देखते हैं बल व्यंजक, इससे हमें बल के लिए व्यंजक प्राप्त होता है। बल के लिए व्यंजक क्या होता है F बराबर ma। एक क्या है त्वरण है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं त्वरण। जब m से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा संवेग, संवेग का परिवर्तन की दर हो जाएगा। जब देखते होइएगा क्रिकेट जब खेलते हैं तो क्या जैसे प्लेयर क्या होते हैं हाथ को पीछे की ओर देते हैं, क्यों संवेग में परिवर्तन करने के लिए, संवेग में परिवर्तन करने के लिए जितना तेजी से परिवर्तन होगा उतना कम फोर्स पर लगेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तीसरा है क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया। क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया, जब नाव पे चढ़े होइएगा, जब आप नाव पर से उतरते हैं तो आप आगे जाते हैं और नाव पीछे जाते हैं। दीपावली या दिवाली में जब आप पटाखे जलाते हैं, रॉकेट छोड़ते हैं, देखते हैं रॉकेट ऊपर करता है और डिब्बी जिसमें क्या जलाते हैं या जमीन में रखकर छेद हो जाता है या डिब्बा उड़ जाता है। तो अगला बंदूक चलाते हैं, देखिए ऐसे करके पकड़ के चलते हैं, क्यों बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है, गोली आगे की ओर निकलता है। ये सारे क्या है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया के उदाहरण हैं। रॉकेट भी उड़ते से पीछे की ओर धक्का देते हैं। चलिए अगला गति के समीकरण देखें। गति के टोटल 3 समीकरण है। पहला है v बराबर u जोड़ at। ये देखा क्वेश्चन में कौन पहला समीकरण है, कौन दूसरा समीकरण, कौन तीसरा में से कौन पहला समीकरण बताइए। तो v बराबर u जोड़ at। v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है तो त्वरण, क्या है समय। चलिए s बराबर ut जोड़ हाफ at स्क्वायर। s क्या है दूरी विस्थापन। b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। यह है तीसरा समीकरण।
अब आता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में भी मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला को देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण कहते हैं किसको है? दुनिया की सभी वस्तुएं जिसमें एक पृथ्वी हो और दूसरा कोई वस्तु हो को आकर्षण एक दूसरे को खींचती है, इसी बल को क्या बोलते हैं? आकर्षण बल। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर से तो उसको गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण में दो वस्तु आपस में को एक दूसरे को खींचता है जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। लेकिन जब पृथ्वी एक वस्तु आ जाता है, वस्तु पृथ्वी के दौरान किसी वस्तु को खींचता है तो बोलते हैं गुरुत्व बल। तो इसके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका फॉर्मूला आता है G कैपिटल M स्मॉल m बटे r स्क्वायर। स्मॉल m जो है छोटी m ये वस्तु के लिए है। तो G का मान किसने दिया? कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने दिया। 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। छोटी जी जिसको हम गुरुत्व त्वरण बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Gm बटे r स्क्वायर। वैल्यू होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये करेक्ट वैल्यू है। कभी कभी हम अप्रोक्स में 10 भी मान लेते हैं। अगला G का मान अधिकतम कब होता है? G वाला वैल्यू पिछले जो 10 तारीख का वीडियो थे उसमें भी पूरा समझा है। तो G का मान अधिकतम कब होता है? पोल पे। पोल मतलब ध्रुव पर। G का मान न्यूनतम कब होता है? इस विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के पास। अगला देखते हैं, चंद्रमा पे भार पृथ्वी पर जितना भार होगा ना उसका 1/4 है। यानी मान लीजिए पृथ्वी पर कोई वस्तु 60 किलोग्राम का और चंद्रमा पर लेकर चल गए, किलोग्राम तो नहीं बोल सकते, भार कैसे आएगा? न्यूटन होता है, 60 न्यूटन का। चल गए चंद्रमा पर लेके तो वह क्या हो जाएगा? 1/6। वो हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10। चलिए आगे पढ़ते हैं। पलायन वेग। पलायन, पृथ्वी का पलायन वेग क्या? पहले बात तो जाने पलायन वेग होता क्या? वैसा वेग जिससे किसी वस्तु को वेग देंगे वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। जिस ग्रह से वेगेंगे वापस उस ग्रह पे नहीं आएगा, उसे बोलते हैं पलायन वेग। ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा का पलायन वेग होता है 2.32 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला है कार्य ऊर्जा शक्ति। कार्य ऊर्जा शक्ति, तो कार्य क्या होता है? बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन को ही कार्य कहते हैं। कार्य का धन होगा जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको डिस्प्लेसमेंट करेंगे तभी कार्य माना जाएगा। आपको हम बोलते हैं दीवार को धक्का दीजिए, अब दिन भर धक्का दे रहे हैं, 100 में आते हैं दीवार वहीं पर, क्या ये कार्य माना जाएगा? नहीं, क्योंकि दीवार में डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन नहीं हुआ है। विस्थापन नहीं हुआ है। तो चलिए इसका तो व्यंजक निकालते F S cos थीटा। ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है जो cos थीटा पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पूछता है कार्य अधिकतम कब होगा? तो उस कार्य अधिकतम होगा जब थीटा का मान क्या होगा? 0। चलिए cos 0 का मान होता है 1। cos 0 का मान होता है 1। चलिए अगला देखते हैं, न्यूनतम कब है? न्यूनतम यानी 0। इसे नेगेटिव वैल्यू भी आएगा। न्यूनतम होगा 0 माइनस न्यूनतम बोलेगा यानी 0 जब बोलेगा तब बोलना है थीटा 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री होगा तो कार्य 0 होगा। माता पे लेकर कोई पुली खड़ा रहेगा, बोझा को हिलवे नहीं करेगा, क्या उसका कम होगा? कुछ कम नहीं होगा। क्या? वो 90 डिग्री पर है। थीटा कितना है? 90 डिग्री है, इसलिए उसका कार्य क्या माना जाएगा? 0। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। चलिए ऋणात्मक कब होगा? जब थीटा 180 डिग्री होगा तो cos 180 डिग्री का -1 होता है, इसलिए इसका मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट, पिछला बार ही क्वेश्चन पूछा गया है 23 जुलाई को। क्या पूछा गया? वृत्ताकार पथ पर कौन सी चीज बदलती है, कौन सी चीज नहीं बदलती है? तो क्या नहीं बदलती है? जो अदिश राशि है वो नहीं बदलती है, जबकि सदिश राशि बदलती है, क्योंकि वृत्ताकार पथ हमेशा डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहा है। वृत्ताकार पथ पर किया गया कार्य क्या होता है? 0। वृत्ताकार पथ पर किया गया कार्य क्या होता है? 0। चलिए अगला देखते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का सही मात्रक पूछे या कार्य का सही मात्रक पूछे, दोनों का क्या होता है? जूल होता है। दोनों का क्या होता है? जूल होता है। 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अर्ग। 1 अर्ग बराबर पूछ जाए तो 10 पावर -7 जूल होता है। ध्यान से भैया लोग, बहन जी, 1 जूल पूछे तो 10 पावर 7 अर्ग, अर्ग पूछे तो 10 पावर -7। गलती नहीं करना है। एक गलती, एक इजी क्वेश्चन आपको 2 साल पीछा कर सकता है। क्या भरोसा वैकेंसी कब आएगी? इसलिए आखिरी बार और अंतिम बार दम लगा देना है, वर्दी लेना है तो लेना है। चलिए 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट इसको कहते हैं 1 किलोवाट आवर घंटा। कोई क्या कहते हैं? 1 यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट बराबर क्या होता है? 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल। चलिए आगे
शक्ति। शक्ति किसको कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। पी का बहुत सारा फॉर्मूला पूछता ऑप्शन में, देखिए हम सब लिख दिए। पी फॉर पावर, पावर मतलब शक्ति। W/T कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दूसरा आता है P बराबर V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई। आगे चलते हैं, P बराबर होता है I स्क्वायर आर, P बराबर I स्क्वायर आर और P बराबर V स्क्वायर बटे आर। अभी अंत समय है इसलिए डायरेक्ट फार्मूला हम बता दिए हैं। इसका डिफाइन भी होता है, बहुत इजी है, बता दिया जाएगा। आइएगा कभी फुर्सत से क्लास लीजिएगा तो बता दिया जाएगा। अभी रिवीजन करना है, ठीक है। एक एचपी बराबर 746 वाट, शायद ये 20 जुलाई को पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक एचपी बराबर 746 वाट, यह मतलब एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? चलिए अगला देखते हैं, ग्रह संबंधी गति के नियम किसने दिया? केपलर नामक वैज्ञानिक ने। केपलर नामक वैज्ञानिक ग्रह संबंधी गति के नियम दिए। कितने नियम दिए? 3। कितने नियम दिए? 3, वो भी दीर्घ वृत्ताकार पथ को लेकर दिए। चलिए भू स्थिर कक्षा, ये लिखा हुआ है भू स्थिर कक्षा, तो जूम कर लीजिएगा और क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, साफ दिखेगा, लेकिन रिवीजन करके जाना है, एग्जाम निकाल के आना है। भू स्थिर कक्षा को पृथ्वी से दूरी कितना? 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। चलिए आप ध्वनि के बारे में पढ़ते हैं। ध्वनि, ध्वनि जो बोल रही है, जो आप सुन रही है, क्या है? ध्वनि है। ध्वनि एक प्रकार का तरंग है। पूछता कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य। वही प्रकाश पूछ देगा कैसा तरंग है, तो प्रकाश एक कण भी है, प्रकाश एक तरंग भी है, तो तरंग में कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। यांत्रिक तरंग है। अब चार देखें तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस वस्तु में। उसके बाद किसमें होती है? लिक्विड वस्तु में। उसके बाद किसमें होती है? गैस में। और सबसे कम और न के बराबर किसमें होती है? निर्वात में। यानी कहने का मतलब है सॉलिड में जो वस्तु जितना ज्यादा सॉलिड होगा उसमें ध्वनि उतना तेजी से गमन करेगा। चलिए अब कहते हैं किस पे निर्भर करता है, तो हम लिखे ठीक आपत। आपत मतलब आर्द्रता, प मतलब होता है प्रतिशतता यानी इलास्टिसिटी, और तो मतलब होता है तापमान। जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ेगा, नमी बढ़ेगा मौसम में, उसी प्रकार ध्वनि का स्पीड भी बढ़ेगा। प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी बढ़ेगी, इलास्टिसिटी बढ़ने से ध्वनि का स्पीड भी बढ़ेगा, वही लिखा हुआ स्पीड बढ़ेगा। ताप बढ़ने से भी ध्वनि की स्पीड बढ़ती है। चलिए अगला देखते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है वो भी याद कर लीजिए। एकल ध्वनि, एकल ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। एकल ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। एकल ध्वनि को टोन कहते हैं। मिक्स ध्वनि को नोट कहते हैं। मिक्स ध्वनि को नोट करते हैं। और पूछता है डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो डॉपलर प्रभाव जो होता है ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। रात में दूर की ध्वनि, आप लोग भी फील किए होंगे कि रात में दूर की ध्वनि सुनाई पड़ती है, बहुत सरलतापूर्वक सुनाई पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? ध्वनि के अपवर्तन के कारण। ध्वनि के अपवर्तन के कारण, परावर्तन नहीं, अपवर्तन के कारण। अगला है प्रति ध्वनि सुनने के लिए कितना मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए? कितना मीटर का डिस्टेंस? एक्चुअल आंसर आएगा तो 16.6 माना जाएगा। क्यों? 333 या 335 किलोमीटर मीटर प्रति सेकेंड होता है हवा में ध्वनि की चाल। तो निकल 2 से डिवाइड कर दीजिए, निकल जाएगा। लेकिन कहीं कहीं 17 मीटर देता है। अब ऑप्शन में जो मिलेगा 17 मीटर बोले या 16.6 मिले, जो होगा वो आप लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, इसका भी निकाला जाता है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ याद कर लीजिए। प्रकाश, प्रकाश के आधार पर देखते हैं। प्रकाश में 2 चीज हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ते हैं, दर्पण एक लेंस। तो दोनों का एक शॉर्ट नोट दे दिया गया, आप रिवीजन अच्छा कीजिए। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। समतल दर्पण तो पढ़ते ही हैं, समतल जो आप घर में आईना देखते हो क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण फिर कुछ असर पड़ता है? नहीं पड़ता है, जैसा है वैसा दिखता है। हाँ, लेकिन क्या होता है, जितने दूरी पे अब आईना में दिखेगा उतने दूरी पे आप बाहर भी दिखेगा तब सेम डिस्टेंस पे होता है। तीसरा चीज पार्श्व प्रतिलोमित इमेज में, जिसमें समतल दर्पण में लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं उत्तल और अवतल दर्पण में क्या होता है। तो उत्तल दर्पण जो होता है इसका भी आप देखिएगा, साइड मोटरसाइकिल चलाए होंगे, कोई कार चलाया होगा, देखा भी होगा, साइड में साइड मिरर लगा था, यानी उसमें दृष्टि प्लस बहुत दृष्टि जो है उसका बड़ा होता है। साइड में देखता है पूरा गाड़ी एरिया दिखता है, उसका पीछे कौन गाड़ी आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन साइड मांग रहा है, इसलिए साइड मिरर में जो होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट देखिए होइएगा, नाला वाला पे रोड के बगल में जो लाइट लगाया जाता है तो क्या है? स्ट्रीट लाइट है, तो इसका उपयोग ये है। अवतल दर्पण का उपयोग देखिए हजामती सेविंग करने में नहीं जाते हैं। सोलर कुकर, सोलर कुकर में किसका उपयोग होता है? अवतल हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट में जो आगे दिया जाता है क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। दूसरा देखते हैं उत्तल दर्पण पॉजिटिव होता है, उत्तल दर्पण कैसा होता है? धनात्मक, और अवतल दर्पण कैसा होता है? ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है। ऐप मतलब होता है फोकस दूरी। क्या बोले जी? फोकस दूरी।
पूछे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी सजेस्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण इमेज आईफोन इमेज कैसा बना था? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा ही बनाएगा, लेकिन आभासी भी बनाएगा और सीधा भी बनाएगा। तो इधर देखिए उत्तल दर्पण देखते हैं, वास्तविक उल्टा, वास्तविक बनाता उल्टा बनाता, और एक स्थिति आता है जब वो दर्पण के पीछे रहता है तब वो सीधा बनाता है। ठीक है, बाकी 5 स्टेप में जो होता है वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा भी बनाता है, वस्तु के बराबर भी बनाता है और वस्तु से बड़ा भी बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट पूछ देगा एग्जाम में, अब पूछा हुआ भी है, बहुत बार पूछा हुआ है। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? लेंस सूत्र को मिला के दे दिया जाता है। तो 1/f, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब f बराबर होता है r/2। ये क्वेश्चन आ चुका है 16 या 20 जुलाई का, आप देखिए क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या के साथ क्या संबंध है? वक्रता त्रिज्या r होती है, फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी का 2 गुना होती है, वही फोकस दूरी को देखें तो वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। अगला देखते हैं लेंस। लेंस में भी उत्तल लेंस और अवतल लेंस। देखिए जो उत्तल दर्पण जो होता है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, और जो उत्तल दर्पण होता है वो अवतल लेंस की भांति, और अवतल दर्पण उत्तल लेंस की भांति। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण अवतल लेंस, उत्तल लेंस अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण अवतल लेंस, उत्तल लेंस अवतल दर्पण। चलिए आगे। उत्तल इमेज कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर, बड़ा या वस्तु से छोटा। सेम देखिए, यहाँ उत्तल में है, ये अवतल में है, जो अवतल में वही उत्तल में, आभासी, सीधा वस्तु से छोटा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष में। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है? जिसमें दूर की वस्तु दिखता हो, निकट की वस्तु नहीं दिखता हो, वैसे दोष को बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। वैसे में कौन सा चश्मा लगाते हैं? तो उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखता है, नाम है निकट, लेकिन निकट की वस्तु दिखता है, दूर की वस्तु नहीं दिखता, वैसे में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। इसमें कैसा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस। कैसा लगाते हैं? अवतल लेंस। आगे देखते हैं। अब है संविधान के महत्वपूर्ण भाग। यहाँ से भी क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, जो महत्वपूर्ण कुछ भाग ले लिए। चलिए देखते हैं। पहला है राज्य और यूटी। क्या है? संविधान के भाग 1 में किसका चर्चा है? राज्य और यूटी की। 2 में नागरिकता का। 3 में फंडामेंटल है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से है? 12 से लेकर 35, आर्टिकल 12 से 35 में किसकी चर्चा है? मौलिक अधिकार की। नागरिकता पूछे तो भाग 2 में है, लेकिन आर्टिकल पूछे 5 से लेकर 11 तक। चलिए अगला देखते हैं। भाग 4 डीपीएस। भाग 4 किससे संबंधित है? डीपीएसपी से। भाग 5 संघ से। भाग 5 संघ से। अब भाग संघ, संघ में क्या क्या आएगा? संसद आएगा। क्या आएगा? संसद आएगा। राष्ट्रपति महोदय आएंगे, उपराष्ट्रपति महोदय आएंगे, कैग आएगा, इसके अलावा मानवाधिकार आएगा, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट आएगा। ये सभी किसमें होगा? संघ के अंदर। भाग 6 में राज्य के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? हाई कोर्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाई कोर्ट पढ़ेंगे, विधानमंडल पढ़ेंगे, विधानसभा पढ़ेंगे। चलिए भाग 9 में किसकी चर्चा? स्थानीय प्रशासन या स्थानीय शासन। जो पंचायती राज है, नगर पालिका इसकी, पंचायती राज नगर पालिका है इसकी। भाग 10 में देखते हैं एससी एसटी के विशेष एससी एसटी का विशेष प्रावधान का बात किया गया है। भाग 15 में देखें तो निर्वाचन आयोग की बात से किया गया है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग जो 300 आर्टिकल 324 से स्टार्ट होता है। 324 में निर्वाचन आयोग की चर्चा है और 326 में देश मताधिकार की चर्चा है। चलिए भाग 18 देखिए, सॉरी भाग 17 में राजभाषा। भाग 17 में किसकी चर्चा? राजभाषा। भाग राजभाषा 343 से आर्टिकल चालू होता है। 343 में कहा गया संघ की राजभाषा हिंदी और लिखित देवनागरी होगी और राजभाषा के विकास के लिए एक आयोग बनेगा, जिसकी चर्चा 344 में किया गया। चलिए आगे देखते हैं। भाग 18 जो है आपातकाल। आपातकाल की चर्चा क्या है? किसकी? इमरजेंसी की। चलिए भाग 20 में देखते हैं संशोधन। संशोधन के लिए आर्टिकल क्या है? 368। कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में लगातार पूछा जा रहा है, तो महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 52 से राष्ट्रपति की चर्चा चालू होती है। पहला है 52 में क्या दिया है? राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा किया गया। 53 में देखें तो कार्यपालिका शक्ति के बारे में चर्चा किया गया। 54 में देखें तो उसके चुनाव के बारे में बताया गया। 56 में उसके कार्यकाल के बारे में बताया गया। 55 में उसकी रीति, चुनाव की किस प्रकार की रीति होगी वो 55 में बताया गया। और 56 में कार्यकाल। 57 में री-इलेक्ट दोबारा बन सकता है, जितना मन आए उतना बार बन सकता है। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। 58 में उसकी योग्यता के बारे में बताया गया। और 60 में क्या है? शपथ के बारे में। 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया। और 72 में देखें तो क्षमादान के बारे में। राष्ट्रपति का क्षमादान किसमें? 72 में। चलिए 127 में क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश। चलिए
जब सेशन नहीं चल रहा तो अध्यादेश के साथ कोई कानून बनाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 63 में, 64 में ये राज्यसभा का सभापति के बारे में बात किया गया। राज्यसभा का जो सभापति होता है ये इसकी आर्टिकल 64 में चर्चा किया गया है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। 65 उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के जगह पर काम करेगा। यदि राष्ट्रपति किसी कारण बीमार हो या कहीं बाहर चले गए हो तो उसके जगह पर कौन काम करेगा? तो उपराष्ट्रपति महोदय काम करेंगे। आर्टिकल 66 निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा करता है। जबकि आर्टिकल 69 जो है शपथ की चर्चा करता है। आर्टिकल 69 शपथ की चर्चा करता है। अब आगे देखते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल 153 से चालू होता है इनका आर्टिकल। 153 में राज्यपाल के पद की चर्चा की गई है, जबकि 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका की चर्चा की गई है। यानी कार्यपालिका जितनी भी कार्य होगा किसके नाम से होगा? राज्यपाल के नाम से होगा। आर्टिकल 155 उसकी नियुक्ति, उस नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। इसके प्रेसिडेंट इसकी नियुक्ति करते हैं, परमानेंट कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। ये किसके पश्चात पर्यंत होते हैं? राष्ट्रपति के। आर्टिकल 156 देखा जाए तो इनके कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 159 देखे तो शपथ की चर्चा है। आर्टिकल 213 देखो तो अध्यादेश। किसकी चर्चा है? अध्यादेश की चर्चा है। किसकी चर्चा है? अध्यादेश की चर्चा है। चलिए अगला देखते हैं प्रमुख आर्टिकल। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दिया। किसकी परिभाषा? राज्य की परिभाषा देगा। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में RRCSP, R फॉर रिलीजन, R फॉर रेस, C फॉर कास्ट, S फॉर सेक्स, P फॉर बर्थ ऑफ प्लेस। इसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 बोला गया लोक नियोजन में समान अवसर मिलेगा, चाहे कोई भी हो, लोक नियोजन में समान अवसर मिलेगा। वहीं 15(6) और 16(6) आ जाए तो EWS के 10% आरक्षण का बात करता है। चलिए आगे 19 नंबर आर्टिकल देखिए तो स्वतंत्रता का अधिकार इसी में आया है। अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है बोलने की। इसी में प्रेस का अधिकार है, इसी में कहीं घूमने का अधिकार है, समूह बनाने का अधिकार है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल 21 जिसको प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बोलते हैं। आपका जिससे इच्छा हो शादी कर सकते हैं, इसी बताया गया। प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपको स्वच्छ हवा लेने का अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे। अब आर्टिकल 23 बलात् आश्रम और देह व्यापार पे रोक। आप बच्चे से कोई काम नहीं करवा सकते हैं, जबरदस्ती किसी से बाल मजदूरी या देह व्यापार, महिलाओं से देह व्यापार नहीं करवा सकते हैं। आर्टिकल 24 बताता है 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कोई भी बालक हो या बालिका उससे आप काम करवा नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा किया गया। किसकी? धार्मिक स्वतंत्रता। 29 में अल्पसंख्यक समुदाय का अधिकार की चर्चा किया गया। 32 में संवैधानिक उपचार, यदि आपका फंडामेंटल राइट का किसी भी तरह का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप कहा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 226 के तहत कहा जा सकते हैं अपने हाई कोर्ट में। चलिए 38 कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये DPSP का है, जो राज्य का दायित्व होता है करना। ठीक है, नहीं करेगा आप उस पर केस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। 39 से निःशुल्क विधि सहायता की बात करता है। 40 ग्राम पंचायत के संगठन की बात करता है। 44 समान नागरिक संहिता का बात करता है। 48 कृषि और पशुपालन की बात करता है। 48A पशुपालन एवं वन्य जीव से संबंधी बात करता है। 49 विरासत स्थल संरक्षण की बात करता है। 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखा गया, कोई एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद की अगर होता है, चुनाव संबंधी विवाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का हो जाता है, कहाँ फैसला होगा? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। 74 राष्ट्रपति के सहायक के लिए सहायता करने के एक मंत्री परिषद होगा, जबकि 75 वहीं का था। और मंत्री परिषद का एक कौन होगा? प्रधानमंत्री, वही उसी में बताया गया है। 75 कहता है मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके लिए होता है? राष्ट्रपति के लिए, जबकि सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए किसमें? 75 के 3 में। आर्टिकल 133 उसी प्रकार राज्य के अंदर राज्यपाल के सहायक हेतु एक मंत्री परिषद होगा, मंत्री परिषद का एक मुख्यमंत्री होगा। चलिए 164 में बताया गया, 164 में बताया मंत्री जो इसका जो है राष्ट्रपति सहायक मंत्री परिषद का एक मुख्यमंत्री होगा। इसकी चर्चा 164 में क्या क्या 164 1 में, जबकि 164 2 में होता है व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री परिषद है किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राज्यपाल के लिए, सामूहिक रूप से विधानसभा के लिए। ठीक है, चलिए आगे। 76 आर्टिकल 76 महान्यायवादी की चर्चा करता है। किसकी? महान्यायवादी की। जबकि आर्टिकल 165 महाधिवक्ता,
जो राज्य के अंदर होते हैं। आर्टिकल 108 ज्वाइंट सेशन की बात करता है। आर्टिकल 148 कैग की बात करता है। 124 सुप्रीम कोर्ट, जबकि 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसकी चर्चा करता है। आर्टिकल 214 हाईकोर्ट की चर्चा करती। आर्टिकल 215 अभिलेख न्यायालय होगा, हाईकोर्ट ऐसा चर्चा करता है। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्त विवरण, जिसको बजट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक, क्या विनियोग विधेयक। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विस की बात करता है। आर्टिकल 315 लोक नियोजन की बात करता है, पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस हो या यूनियन। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग की बात करता है। आर्टिकल 326 व्यस्त मताधिकार, आपको वोट डालने का अधिकार, कितना उम्र है, 18 वर्ष। आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा हिंदी हो या लिपि देवनागरी, इसकी चर्चा करता है। आर्टिकल 344 राजभाषा आयोग की चर्चा करता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों मित्रों को भी सजेस्ट करें। तो चलिए, धन्यवाद।